हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आज आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। ठीक है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ये जो साइंस है ये एससीईआरटी का है, जो बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। अगर आप लोग जो है बीपीएससी, आगामी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा इससे, अगर आप एससीईआरटी का पेज उल्टाइएगा और चैप्टर 4 खोल करके देखिएगा क्लास 6 का, तो सबसे पहला जो पेज है उसमें ये जो पॉइंट है कोमल पदार्थ वो आएगा। ठीक है, तो हम लोग कोमल पदार्थ के बारे में समझेंगे क्या होता है। कह रहा है कि वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे रुई, स्पंज इत्यादि। ये सब टॉपिक जो है देखने में आसान लगता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि यहीं से जो है काफी अंदर अंदर से क्वेश्चन उठा करके बीपीएससी पूछ लेता है, और फिर हम लोग जो जाकर के उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। हम लोग को जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कठोर पदार्थ। तो कठोर पदार्थ क्या होता है, देखिए जिस पदार्थों को दबाना कठिन है वो क्या कहलाता है, कठोर पदार्थ कहलाता है। जैसे जो है लकड़ी, लोहा, पत्थर, इस सबको हम दबा नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कठोर पदार्थ हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं धातु के बारे में। वैसे धातु के बारे में हम लोग जो है 9th 10th में जो है बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा छोटी 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 बातें हैं जो क्लास 6 में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है क्लास 6 से वीडियो बनाना कंटिन्यू किए हैं, पूरे 12th तक जाएंगे साइंस का। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है क्या है, धातु। वे पदार्थ जिनमें एक प्रकार की चमक होती है वे प्राय क्या कहलाते हैं, धातु। ठीक है, ये क्लास 6 के हिसाब से जो है इसका डिफिनेशन तय किया गया है बुक के माध्यम से। वैसे धातु के बारे में और भी जान सकते हैं। जैसे टेंथ का अगर पढ़िएगा, धातु 10th में पढ़िएगा तो बहुत सुंदर से इसका परिभाषा को डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है वे धातु होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जिसमें चमक होती है वो धातु है। जिसको पीटने पर खन की आवाज आए वह धातु है। ठीक है, इसको पीटने पर हम लोग जो है लंबी चादर बना सकते हैं, वह धातु है, वगैरह वगैरह बहुत सारी है। तो खैर क्लास 6 के हिसाब से जो है इसका परिभाषा यहाँ पर जो है, डिफिनेशन जो है यहाँ पर तय किया गया है। धातु के बारे में क्लास 6 के सीईआरटी बुक में क्या दिया है, वे पदार्थ जिसमें एक प्रकार की चमक होती है वे प्राय क्या कहलाते कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इससे जो है, इससे रिलेटिव जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है कि पदार्थों की सतह को रेगमाल से रगड़ कर, क्या कर रहा है, देखिए पदार्थों की सतह को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाला है अथवा नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि धातुओं को जो है हम लोग रेगमाल से रगड़ कर, ठीक है, उसको साफ कर सकते हैं, चमका सकते हैं उसे। कुछ धातुएं बहुधा जो है अपनी चमक खो देती है, ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कोई धातु जो है अपना चमक खो देता है, किसके कारण, तो वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण। ठीक है, इसलिए हमें केवल ताजे कटई या रगड़कर साफ की सतहों पर चमक दिखाई देती है। इसलिए जो है कोई धातु को मान लो हम किसी यंत्र से काटते हैं या रगड़ कर साफ करते हैं, तभी जो है हमें चमक दिखाई देती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह क्या है, देखिएगा घुलनशीलता। तो घुलनशीलता क्या होता है, करें किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी अन्य पदार्थ की दी गई मात्रा में घुल जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, घुलनशीलता। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी अन्य पदार्थ की दी गई मात्रा में घुल जाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। देखिए कुछ इसमें पॉइंट है जो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, सारणी के माध्यम से हमारे बुक में दिया गया है। क्या कह रहा है, देखिए क्रम संख्या 1 2 3 4 है। शक्कर, शक्कर तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, चीनी। ये घुलेगा जल में, घुल जाएगा। चीनी अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। रेत जैसे बालू, बालू को जल में अगर घुलाएंगे तो ये नहीं घुलेगा। नमक की बात करेंगे तो नमक जो है जल में घुलता है, और चौक की बात करेंगे तो चौक भी जो है जल में नहीं घुलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेय या घुलनशील क्या होता है। तो देखिए वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः विलीन हो अर्थात घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय या घुलनशील कहेंगे। वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः जो है क्या होता है, विलय होता है या घुलनशील होता है अर्थात घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे या फिर घुलनशील कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी में अगर हम जो है नमक डालें, थोड़ा सा नमक डालें, तो नमक जो है पूर्ण रूप से क्या होगा, जल में घुल जाएगा, तो नमक वहां पर क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, अविलेय या अघुलनशील। कह रहा है वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः विलीन नहीं होता अर्थात जल में नहीं घुलता है उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहेंगे अविलेय या अघुलनशील कहेंगे। जैसे पीछे हम लोगों ने उदाहरण देखा था बालू का, बालू जल में नहीं घुलता है, चौक जल में नहीं घुलता है, तो ये सब क्या हो गया, अविलेय हो गया या फिर अघुलनशील हो गया। देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके माध्यम से कुछ समझेंगे हम यहाँ पे। कह रहा आधा कटोरी पानी लीजिए,
उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक कि चीनी पानी में घुलती रहे। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी घुल जाती है। इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई पदार्थ अगर ठंडा पानी में जल्दी से नहीं घुलता है, अगर हम पानी को गर्म कर दे तो जल्दी घुल घुल जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पानी, कोई भी पदार्थ है, वो ठंडे की अपेक्षा गर्म किए जाने पर आसानी से उसमें घुलती है। हमारे पास मान लीजिए अगर 2 पदार्थ हो, एक ठंडी हो और एक गर्म हो, और कोई ठोस को अगर हम उसमें घुलाएँ, जैसे चीनी है, नमक है, तो किसकी घुलनशीलता ज़्यादा होगी? गर्म पदार्थ की घुलनशीलता जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का तापमान जितनी ज़्यादा होगा, उसमें जो है वह जो है उतना ही उसमें जो है वस्तु उतना ही घुलनशील होगा। ठीक है? ऐसा ठोसों के लिए होता है, द्रव और जो है गैसों के लिए प्रोसेस अलग होता है। ठीक है? इसमें एक और पॉइंट है, देखिए, अगर हमारे हाथ में कालिख, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम किससे साफ करते हैं? तो देखिए, हमारे हाथ में कालिख, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम मिट्टी का तेल, जिसे क्या कहा जाता है, केरोसिन तेल भी कहा जाता है, से साफ करते हैं। इसके अलावा जो है मार्केट में एक थिनर आता है, उससे भी हम लोग जो है साफ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, हम लोग समझते हैं संतृप्त घोल के बारे में। संतृप्त घोल क्या होता है? अगर पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं, और इन घोलों को क्या कहा जाता है? संतृप्त घोल। ठीक है? क्या करा, देखिए, पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती है, उसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं, और इन घोलों को संतृप्त घोल कहा जाता है। किसी पदार्थ का लिमिट होता है। ठीक है? जैसे हमें शरबत बनाना है या फिर चाय बनाना है, तो चाय में चीनी डालने का क्या होता है? एक लिमिटेशन होता है। ठीक है? उसी लिमिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी लिमिटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? घुलनशीलता। और जो पूरा जो घोल होता है उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त घोल। संतृप्त घोल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अगर 1 गिलास पानी है, अगर हम चीनी को पूर्णतः जो है उसमें घोल दें, नहीं, और पानी का या पेंदी वाला भाग हम लोग जो है पिए, या फिर ऊपर वाला भाग पिए, हमेशा वो क्या होगा? जो उसका मीठापन होगा समान होगा, तो वह क्या कहलाएगा? संतृप्त घोल कहलाएगा। ठीक है? देखिए, इससे अगला पॉइंट भी है, कह रहा है गर्म करने पर किसी घोल, देखिए क्या कर रहा है, देखिए, गर्म करने पर किसी घोल में वही मतलब या विलयन में घुले पदार्थ की घुलने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर किसी पदार्थ को हम गर्म कर दें तो उसमें जो पदार्थ है, उसमें घुलने की क्षमता जो क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए, कह रहा है कुछ गैसें भी जल में घुलनशील होते हैं, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। गैस के साथ विपरीत होता है। ठीक है? गैस को क्या करेंगे? अगर हम मान लीजिए गर्म करेंगे तो उसकी घुलनशीलता क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब तापमान अगर ज़्यादा होगा तो गैस की घुलनशीलता क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है? देखिए, विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होता है? कह रहा है कि विलयन को गर्म करने पर विलेय, जो कि ठोस है, घुलनशीलता में वृद्धि होती है। मैंने पीछे बताया था ना, अगर ठोस है तो उसकी घुलनशीलता में क्या होगी? वृद्धि होगी अगर गर्म करेंगे तो। ठीक है? अब चलिए द्रवों की घुलनशीलता के बारे में जानते हैं। द्रव घुलनशीलता, कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, मैंने एक सारणी बनाया है, और सारणी जो है आपकी बुक से उठाया गया है। क्या है, कुछ समान द्रव्यों की जो है जल में घुलनशीलता, जैसे अगर हम सिरका की बात करें, ठीक है? तो सिरका जो है जल में भली-भांति क्या होता है? मिश्रित हो जाता है। ठीक है? अगर नींबू का रस जो बनाए, नहीं, हम लोग जो घर में शरबत बनाते हैं तो बिना नींबू का शरबत नहीं बनता है। ठीक है? तो देखिए, नींबू का रस भी जो है जल में क्या होता है? भली-भांति मिश्रित हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सरसों की तेल का। तो सरसों का जो तेल होता है जल में मिश्रित नहीं होता है। ठीक है? ये जल से पृथक होकर एक अलग परत बना लेती है। ठीक है? बात करेंगे अगर नारियल तेल का, तो ये भी जो है जल में मिश्रित नहीं होता है। बात करेंगे अगर केरोसिन तेल का, तो ये भी जो है जल में मिश्रित नहीं होता है। ये अलग होकर एक अलग ही परत बना लेती है। ठीक है? चलिए, हम लोग बात करते हैं गैसों की घुलनशीलता के बारे में। अरे कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है, जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाती है। ठीक है? बात करेंगे अगर ऑक्सीजन की, तो गर्म जल में ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होगी वह क्या होगी? घट जाएगी। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है? चलिए, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? कर देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा हो गया, हवा के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। साफ जल हो गया, जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी है, उसपे 1 सिक्का गिर जाए
और जल पूर्ण रूप से साफ हो तो हम उसे देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है, देखिए अपारदर्शी पदार्थ। कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, वह पदार्थ क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दीवार के एक दीवार है, उसके एक एक ओर जो है कोई लड़का खड़ा है और दूसरी ओर जो है कोई कोई जो है बच्चा खड़ा है। तो वह जो लड़का है दीवार के उस पार नहीं देख पाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दीवार जो हुआ क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ हुआ। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नोटबुक ले ले, हमारे आंखों के सामने दे दे, तो हमको नोटबुक के जो अगले वाले भाग है वह दिखाई नहीं देगा, तो वह क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कुछ मतलब वह पदार्थ जिससे जो है हम लोग मतलब जिसके आगे किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ। देखिए क्या होता है पारभासी, पारभासी पदार्थ क्या होता है, करेक्ट, कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे देखिएगा इसका पीडीएफ जो है, देखिए यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है वो मिसप्रिंटिंग है। ठीक है। ज़्यादा ले लिया गया है, इसका परिभाषा यहाँ से होगा। ठीक है। पारभासी पदार्थ क्या होगा, तो कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कागज है, उसमें अगर सरसों का तेल लग गया, ठीक है, तो उसे आर पार दिखने लगता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, धुंधली दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे मान लीजिए पानी है और पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है, गंदा पानी है, तो उसमें भी हमको धुंधली ही दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, शीशा लिया है और बारी बारी से देख रहा है, तीनों जो है पारदर्शी हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है पारदर्शी हो गया, ये जो है क्या हो गया, पारभासी हो गया, और ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। ये शीशा नहीं है, ये शायद नोटबुक का प्रयोग किया है। ठीक है। यहाँ पे शायद शीशा है, यहाँ पे कुछ घिसा हुआ कांच होगा और यहाँ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ जैसे नोटबुक होगा। ठीक है। इसमें बढ़िया से क्लियर नहीं किया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, उत्प्लावनता क्या होता है। तो देखिए तरल पदार्थ, तरल का मतलब क्या हुआ, या तो गैस हुआ या फिर क्या हुआ, द्रव हुआ, का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु ऊपर की ओर बल लगाता है, इसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावनता। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई नोटबुक है, ठीक है, उसे हम उसे अपने हाथ से छोड़े तो वो कहाँ जाएगा, धरती पे जाएगा। धरती में एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह क्या करता है, अपनी ओर किसी वस्तु को खींच लेता है। लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है, जल क्या करता है, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। तो यही जो धकेलने का गुण है उसी को क्या कहा जाता है, उत्प्लावनता। इसी के कारण जो है हम लोग भी जल में तैर पाते हैं। ठीक है। देखिए एक फिगर बनाया गया है यहाँ पे बढ़िया सा। ठीक है। एक ये सुंदर सा एक टब है, इसमें जो है कुछ वस्तुएं तो जल में जो है जल के पेंदी में चला गया। ठीक है। और कुछ वस्तु जो है जल में तैर रही है। ठीक है। ये सब जो वस्तु है, जैसे पत्ता हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गया, ये सब जो है क्या है, जल में तैर रही है। नहीं, देखिए यहाँ से और भी हम लोग जो है पॉइंट पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। है कि जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले वस्तुओं के उदाहरण दें। तो देखिए जल में तैरने वाली वस्तुएं उदाहरण तो बहुत सारा दे सकते हैं, जैसे सूखी घास हो गया मान लीजिए, ठीक है, सूखे पत्ते हो गए, सूखी लकड़ी हो गई, गेंद, सरसों का तेल इत्यादि। और जल में डूब जाने वाली वस्तुएं तो कंकर हो गया, लोहे का कील हो गया, कंचा हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, स्टील का चम्मच हो गया इत्यादि। ठीक है। चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं। एक जो है पॉइंट दिया गया है आपके बुक में, कह रहा है कि लोहे से बनी हुई सुई जल में डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना जहाज जल में नहीं डूबता है, क्यों, इसका क्या कारण है। तो देखिए लोहे का जो जो सुई होता है उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार सुई के भार से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। इसलिए सुई पानी में क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन लोहे के जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, इसलिए लोहे का जहाज जो है पानी पर तैरते रहता है और डूबता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन क्या कर लिया, कवर कर लिया। आपकी जो है क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं बन सकते। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। और देखिए अभ्यास प्रश्न जो है लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे, एक-एक क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल में चीनी क्या होता है, तो पता ही है क्या होता है, जल में चीनी विलेय होता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पदार्थों से होकर प्रकाश जो है अंशतः पार करता है। अंशतः प्रकाश किस में पार करता है, तो हम लोग अभी ये पढ़े हाल फिलहाल में, पारभासी पदार्थों में पार करता है। ठीक है। इसके बाद है क्या क्या है, देखिए कुछ गैसें जल में क्या होती है, तो विलय होती है, सभी गैसें नहीं होती है, कुछ गैसें विलय होती है। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डॉट डॉट और गर्म पानी में डॉट डॉट जल्दी घुलते हैं। तो देखिए कुछ पदार्थ जो है ठंडे पानी में देर से घुलते हैं, ठीक है, और गर्म पानी में क्या होते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। ये टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। इसके बाद यहाँ पे क्या आया, देखिए मिलान प्रश्न है, नहीं तो विलय, इसमें से खोजिए विलय क्या हो जाएगा, तो नमक और चीनी। ठीक है, ये जल में विलय है।
नहीं, बात करेंगे ओविले का, ठीक है? बात क्या करेंगे? ओविले का। तो ओविले का क्या हो जाएगा देखिए, इसमें से जो है लोहा और रेत जो है क्या हो जाएगा? ओविले होगा। घोलक या विलायक, तो घोलक या विलायक तो क्या होता है? तो ये तो जल ही होता है, ठीक है? चमकने वाले पदार्थ प्राय क्या होते हैं? धातु होते हैं। और जल में विलीन गैस जो है क्या है? नमक और चीनी है। नहीं, नहीं, नमक चीनी तो ठोस हो गया। जल में विलीन गैस जो है क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है? जल में विलीन गैस क्या है? ऑक्सीजन है। जहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया गया है, एक आंसर जो है इसमें मिसप्रिंटिंग है। जल में विलीन गैस क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन। चलिए ऐसा करते हैं, मिलान कर देते हैं, ठीक है? तो विलेय क्या होगा इसमें देखिएगा, तो विलेय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नमक और चीनी, ठीक है? बात अविलेय की करेंगे, तो अविलेय का क्या हो जाएगा? लोहा और रेत। घोलक या विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। चमकने वाले पदार्थ प्राय क्या होते हैं? धातु होते हैं। और जल में विलीन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है? चलिए, अब है निम्न वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोमल पदार्थ, ठीक है? हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है, डॉट डॉट, तो इसे साफ कर हम किसे साफ करते हैं? तो किसे करते हैं? केरोसिन से, ठीक है? किसे साफ करते हैं? देखिए केरोसिन से। कह वे पदार्थ जिसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है तो क्या होता है? वो पारदर्शी होता है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? कह रहा वे पदार्थ जिसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, तो जिसे नहीं देखा जा सकता वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है, ठीक है? कह रहा पानी में तैरने वाली वस्तुएं, डॉट डॉट, पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं होती है। तो देखिए पानी में तैरने वाली वस्तु क्या होती है? तो हल्की वस्तुएं होती है, ठीक है? सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कोमल पदार्थ कौन है? तो देखिए साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। तो वैसे साबुन भी कोमल पदार्थ होगा, रबर भी होगा, ठीक है? ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा, ठीक है? रबर को हम आसानी से और बढ़िया से दबा सकते हैं। नहीं, निम्न पदार्थ में चमक होती है, किसमें चमक होगी इसमें? लोहा में भी होगा, तांबा में भी होगा, सोना में भी होगा। चक्र देखिए निम्न पदार्थ में चमक होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तांबा हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा घोलक हो सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? केरोसिन का तेल, ठीक है? चलिए फिर क्या कह रहा है? वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती है वो क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? संतृप्त घोल, ठीक है? क्या करा देखिए यहाँ पे, कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तारपीन का तेल, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट क्या है? वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की मात्रा और घुलने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त घोल कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं उसे? संतृप्त घोल कहते हैं। देखिए करा वैसा पदार्थ जिससे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्या करा? प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं की बात करेंगे तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी कवर किया है। क्या हो जाएगा देखिए? प्लास्टिक की थैली, बाल्टी, मग, खिलौना, डब्बा इत्यादि, ठीक है? फिर क्या करा? जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाइए। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। क्या है? जल में तैरने वाली वस्तु क्या हो जाएगा? सूखी पत्ती हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का गेंद, नाव, नारियल इत्यादि। बात करेंगे डूबने वाली वस्तुओं का तो क्या हो जाएगा? कंकड़, चाबी, लोहे की वस्तु, पत्थर, सिक्का, कांच इत्यादि, ठीक है? इसके बाद क्या है? पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताएं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ। बात करेंगे अगर अपारदर्शी पदार्थों की, तो क्या होगा? कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके जो है अलावा है क्या है? पारभासी पदार्थ। तो देखिए क्या होता है? कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। ये भी जो है वहीं से टॉपिक कॉपी करके उठाया गया है, इसलिए यहाँ भी मिसप्रिंट है। क्या कह रहा है? कुछ वस्तुएं जो है पदार्थ में से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, तो ऐसे पदार्थ जो है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ, मतलब पारभासी पदार्थ कहलाता है, ठीक है? इसके बाद है विलेय एवं अविलेय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विलेय क्या होता है? विलेय देखिए यहाँ पे क्या होता है? क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए, जल में क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और अविलेय क्या होता है? कि वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुले उसे हम लोग क्या कहेंगे? अविलेय पदार्थ कहेंगे, ठीक है? पूर्ण रूप से नहीं घुले या फिर घुलनशील नहीं हो, क्या नहीं हो? घुलनशील नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अविलेय पदार्थ कहेंगे। अब बात करते हैं संतृप्त घोल के बारे में। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो फिर से पढ़ लेते हैं। वह पदार्थ जो पानी की निश्चित मात्रा में घुलती है उसे घुलनशीलता कहते हैं। और इन घोलों को क्या कहा जाता है? संतृप्त घोल कहा जाता है। जैसे एक गिलास पानी में नमक या चीनी का घोल क्या कहलाएगा? संतृप्त घोल कहलाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट किया। जय हिंद।